बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। दो बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पर, आइनी ओहदों पर तैनाती के लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। हर कोई अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहा है। कौन कौन इस दौड़ में शामिल है, कौन कौन से ओहदे हैं? पहला सवाल तो ये है कि ये आइनी ओहदे कौन कौन से हैं जिसके लिए दौड़ भाग शुरू हो चुकी है, कौन कौन इस दौड़ में शरीक है और किसकी लॉबी कौन सी है, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसकी हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये ज़रा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कौन कौन से आइनी ओहदे हैं जो इस वक्त खाली हैं या मुस्तकबिल करीब में ये ओहदे तख्लीक हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बाज़ औक़ात तो शख्सियात के लिए ओहदे पैदा किए जाते हैं, उनके लिए तख्लीक किए जाते हैं कि ये शख्सियत है, इसको ये ओहदा दिया जाना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोगों के लिए नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। हमारे तालीमी इदारों में भी मसलन हमने देखा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट के 6 डिपार्टमेंट बना दिए गए क्योंकि उसके ज़्यादा उम्मीदवार थे उस डिपार्टमेंट के हेड बनने के। तो उन्होंने कहा चलो छोटे छोटे इसके नए डिपार्टमेंट्स बना देते हैं, सबको 4-5 लोग इसमें एडजस्ट कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ तो ये चलन आम है। तो अब एक तो ओहदा खाली हुआ पड़ा है, तकरीबन 8 महीने हो गए, यानी जनवरी से ये ओहदा खाली है और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जनवरी में अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने इतनी आला खदमात सर अंजाम दी थी, लेकिन चूंकि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो हर इम्तहान में पूरे उतरे थे, उनसे कहा गया इलेक्शन नहीं होने चाहिए तो इलेक्शन नहीं हुए। जब उनसे कहा गया कि इस नौयत के इलेक्शन होने चाहिए तो फिर वैसे इलेक्शन हुए। सिकंदर सुल्तान राजा को और उनके इदारे को उमरता बंदयाल कहते रहे कि इलेक्शन कराएं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। जब इलेक्शन कराए गए, उनसे कहा गया कि निशान नहीं देना, तो उन्होंने निशान नहीं दिया। जब उनसे कहा गया कि आपने पीटीआई को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। और उसके बाद फिर कहा गया कि फॉर्म 45 खुद तख्लीक करने हैं, तो उन्होंने खुद तख्लीक किए। जो हैंड राइटिंग ओवर राइटिंग करके चेंज करने हैं, तो उन्होंने चेंज किए। यानी जो खिदमत सिकंदर सुल्तान राजा ने कर दी है, ये खिदमत शायद कोई और इस अंदाज में ना कर पाता। तो इसीलिए आइन में एक मामूली सी तब्दीली की गई थी और कहा गया था कि सिकंदर सुल्तान राजा तब तक अपने ओहदे पर कायम रहेंगे जब तक कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं मिल जाता। ये एक ऑप्शन क्रिएट करके या एक रास्ता तख्लीक करके सिकंदर सुल्तान राजा को कंटिन्यू कर दिया गया। अब सिकंदर सुल्तान राजा तो कंटिन्यू कर गए। अब जब वो कंटिन्यू किए बैठे हैं तो किसी को फिक्र ही नहीं है कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए, लेकिन बहरहाल आना तो है। जो लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं वो अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। अब ये मैं आपको बाद में बताता हूँ कि कौन सी दो शख्सियात जो हैं वो इसके लिए लॉबिंग कर रही हैं या जो इसमें इस ओहदे पर आना चाहती हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि एक ओहदा ये खाली पड़ा है, यानी ऑलरेडी खाली है सिकंदर सुल्तान राजा वाला ओहदा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा, या ये पोस्ट खाली है जिस पर नए लोग आना चाहते हैं। दूसरा एक अहम ओहदा है, वो भी तख्लीक होना है, शायद 27वीं आइनी तरमीम में तख्लीक हो जाए। 27वीं आइनी तरमीम जिसके नतीजे में और चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि गुफ्तगू में उलझाने के लिए बज़ाहिर आइनी अदालत के क़याम का मामला इतना ज़ेर बहस लाया जाए कि उसकी आड़ में कोई 2-4-5 छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके इतने बड़े बड़े मकासद हासिल कर लिए जाएँ कि उस पर तवज्जो ना जाए। यानी 27वीं तरमीम में आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। पहले तो आइनी बेंच बना था ना, अब नई आइनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए और उस नई आइनी अदालत का ज़ाहिर है कोई सरबराह भी होगा। वो कौन होगा? इन दो ओहदों के लिए हमारे हरदिल अजीज़ साबिक चीफ जस्टिस जनाबे काजी फाइज ईसा साहब पर तोल रहे हैं। अब हमारे दोस्त जाहिद गिशोरी साहब की खबर यह है कि एक साबिक चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने जो खबर दी, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या किसी सूबे का गवर्नर या नई आइनी अदालत का सरबराह लगने के लिए पर तोल रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। यानी जाहिद गिशोरी साहब की खबर यह थी कि एक साबिक चीफ जस्टिस इन 3 ओहदों में से किसी एक ओहदे के लिए ख्वाहिशमंद है कि मुझे इन तीनों में से कोई एक ओहदा दे दो, चाहे मुझे गवर्नर लगा दो सूबे का, चाहे मुझे नई आने वाली जो आइनी अदालत है उसको सरबराह लगा दो, या मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दो। तो ये हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो इन 3 ओहदों के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं। और हम जो है वो ये जाहिद किशोरी साहब ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने जब चेक किया अपने तौर पर ज़रा दाएँ बाएँ मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि ये काजी फाइज ईसा साहब हैं जो ये कोशिशें कर रहे हैं
और काजी फैसल साहब जो हैं ये ख्वाहिशमंद बने बैठे हैं। आपको याद होगा काजी फैसल साहब उस वक्त भी आखिरी दिन तक घर नहीं जाना चाहते थे। उन्हें रिजर्व सीट्स का फैसला करने और उन्हें इस हुकूमत को 2/3 अक्सरियत देने की इतनी जल्दी थी, वो चाहते थे कि उनके होते होते 26वीं तरमीम हो जाए, 2/3 अक्सरियत मिल जाए, मखसूस नशस्तें हो जाएं। उसके लिए जो मुमकिन था उन्होंने इस हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए किया। ख्वाहिश क्या थी काजी फ़ाइज़ा की? काजी फ़ाइज़ा की ख्वाहिश ये थी कि मुझे घर ना जाना पड़े। मैं बार बार उस वक्त कहा करता था एक जुमला कि काजी फ़ाइज़ा अपने और अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं और वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बेंच तोड़ देते थे, मुनीब अख्तर को निकाल देते थे, यानी हर वो तरीका जो गैर आइनी भी था, गैर रिवायती भी था, वो सब उन्होंने किया महज इसलिए कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला रोल बैक कर दूं 63A वाला, मैं जी रिज़र्व सीट्स वाला कोई फ़ैसला करके चला जाऊं। यानी काजी फ़ाइज़ा हर मुमकिन कोशिश करते रहे कि 26वीं तरमीम उनके लिए हो जाए और उन्हें या तो एक्सटेंशन मिल जाए, उनके लिए जजेस की मुद्दत बढ़ा दी जाए। इस पर बड़ा शोर मचा और फिर और मौलाना फजल रहमान साहब नहीं माने। उन्होंने कहा कि जी हम किसी शख्सियत के लिए ये नहीं करना चाहते, हमारी तरमीम जो है ये किसी एक शख्सियत के लिए नहीं है। बहरहाल उस वक्त तो काजी फ़ाइज़ा अपने इस मकसद में कामयाब ना हुए, लेकिन अब वो कोशिश कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम में ये आइनी अदालत बन जाए और उस आइनी अदालत का उनको सरबराह लगा दिया जाए। आइनी अदालत का सरबराह लगने का मतलब यह है कि ज़ाहिर है तमाम अहम केसेस का इख्तियार तो आइनी अदालत के सरबराह के पास ही होता है, वरना या आफरीदी के पास कितने इख्तियारात रह गए हैं वो तो हमें पता चल ही रहा है। तो इसीलिए एक बाख्तियार कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि ये मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए, मेरी 5 साल के लिए फिर नौकरी पक्की हो जाए। और वो क्वालिफाई इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी पहली जॉब में पूरी तरह से ये बता दिया है कि भाई मैं किसी चीज़ को इनकार करता ही नहीं हूँ। मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं सिकंदर सुल्तान राजा से ज़्यादा अच्छी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। मैं सिकंदर सुल्तान राजा क्या बेचता है, मैं तो तहरीक इंसाफ का तो मेरा पर्सनल ग्रज भी है, मैं तो तहरीक इंसाफ की 10 सीटें नहीं आने दूंगा। तो ये काजी फ़ाइज़ा जो है वो अपना जो CV है वो लिए फिर रहे हैं और वो पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि या ये दोनों या फिर कोई सूबे में मेरी गुंजाइश निकाले और मुझे सूबे का गवर्नर लगा दिया जाए। तो ये काजी फ़ाइज़ा साहब की ख्वाहिशात हैं। इस सिलसिले में मेरी इत्तला ये है कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले इसहाक डार साहब से लंदन में मुलाकात भी की और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी CV पेश की और उन्होंने कहा कि मुझे इस ओहदे के लिए कंसिडर किया जाए। मेरी इत्तला यह भी है कि सिकंदर सुल्तान राजा के साथ भी काजी फ़ाइज़ा ने काफ़ी गिटमिट कर रखी है और सिकंदर सुल्तान राजा को भी अपने लिए वोट मांगने के लिए, अपनी हिमायत के लिए उनसे रिक्वेस्ट की है और कहा है कि वो भी रिकमेंड करें मेरा नाम सिकंदर सुल्तान राजा कि काजी फ़ाइज़ा लगेंगे तो इस ओहदे पर बहुत सूदमंद रहेंगे, बड़ा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उनको भी वो भी काजी फ़ाइज़ा के हिमायती नज़र आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बाद अगर आपने किसी को लगाना है तो काजी फ़ाइज़ा को लगा दें। तो सिकंदर सुल्तान राजा का भी वोट उन्हीं के लिए है, ये कुछ सोर्सेज से हमें ये पता चलता है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो इसहाक डार से भी उनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर भी उन्होंने अपनी CV पेश की है और यकीन दिलाया होगा कि आप बेफिक्र रहें कि सिकंदर सुल्तान राजा तो क्या बेचता है, जो मैं आपके लिए खिदमत करूँगा उसका अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। पहले भी मैंने आपके मफादात के ख़िलाफ़ कभी काम नहीं किया और अब अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं बढ़ चढ़ के आपकी खिदमत करूँगा। ये जो है वो उन्होंने काजी फ़ाइज़ा साहब जो हैं वो ये हुकूमत को कहते फिर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि इनके अलावा भी एक साहब हैं, वो भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के उम्मीदवार हैं और वो भी लॉबिंग कर रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनका नाम जस्टिस गुलजार है। जस्टिस गुलजार भी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ये ज़िम्मेदारी दी जाए। अब काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस गुलजार में से अगर 2 ऑप्शन आएंगी तो कम कंट्रोवर्शियल जो है वो जस्टिस गुलजार हैं, तो ऐन मुमकिन है कि जस्टिस गुलजार के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा हो जाए। अभी ये नाम कहीं फ्लोट नहीं हुए, लेकिन जाहिर है सियासी जमातों के यहाँ बहस चल रही है, वो कंसिडर कर रही हैं, आपस में मुशावरत तो चल रही है, आपस में से मुराद है कि पार्टी के अंदर पीपल्स पार्टी अपने तौर पर गौर कर रही होगी, नून लीग अपने तौर पर नाम सोच रही होगी, तहरीक इंसाफ जिनका अपोजिशन लीडर था और अब है नहीं, अब तो उमर अयूब साहब जो हैं वो हैं नहीं, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है वज़ीर आज़म ने, तो उस सिलसिले में जो है वो नामों पर गौर तो हो रहा है। तो जस्टिस गुलजार भी इंटरेस्टेड है इस बात में कि उनको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा दिया जाए, लेकिन हुकूमत क्या सोच रही है
ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि काजी फ़ाइज़ इतने कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं कि एक मरतबा फिर वो गालियों का तूफ़ान शुरू हो जाएगा। यानी आप जानते हैं कि जब वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे तो उनके इतने बदबूदार फ़ैसले थे और इतने घटिया फ़ैसले थे और इतने बाइस्ड फ़ैसले थे, और काजी फ़ाइज़ अपनी तारीख़ के, यानी जस्टिस मुनीर को हम कहते हैं, जस्टिस मुनीर भी शर्माते होंगे, उनकी रूह भी कांप जाती होगी काजी फ़ाइज़ के कारनामे देख के और उनके फ़ैसले देख के। तो काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उनका ज़ाहिर हुकूमत को वो सूट तो बड़े करते हैं, लेकिन बहरहाल कंट्रोवर्शियल इतने हो चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ को जो कुछ कहा जाता रहा, यानी वो लोग जो पीटीआई के ख़िलाफ़ भी रहे हैं माजी में, ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो पीटीआई के ख़िलाफ़ रहे हैं, वो भी काजी फ़ाइज़ की वजह से समझा जाने लगा कि काजी फ़ाइज़ की मुखालफत में कि वो पीटीआई की हिमायत में अपना प्रोग्राम या वीलॉग्स करते हैं, क्योंकि काजी फ़ाइज़ के फ़ैसलों को डिफेंड किया जा सकता ही नहीं था, उस पर क्रिटिसाइज़ ही किया जा सकता था, उस पर तनकीद ही की जा सकती थी। लेकिन इस सब के नतीजे में क्या हुआ कि काजी फ़ाइज़ एक तारीख़ के इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स बन गए, और अब वो फिर वापस आना चाहते हैं। तो हुकूमत सोचती है कि इनका बैगेज क्यों उठाया जाए, क्योंकि अब हर दूसरा शख्स काजी फ़ाइज़ मौजूद है। मसला आईनी अदालत में ऑलरेडी काजी फ़ाइज़ मौजूद है, तो फिर काजी फ़ाइज़ को क्यों लगाए? काजी फ़ाइज़ से बढ़कर खिदमत करने वाले ऑलरेडी काजी फ़ाइज़ की बाक़ियात मौजूद हैं, तो फिर क्यों लगाएं काजी फ़ाइज़ को? ये बदनामी क्यों मोल लें? तो काजी फ़ाइज़ की मुझे ज़ाती तौर पर आईनी अदालत का सरबराह बनने के इम्कान तो नज़र नहीं आते। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अलबत्ता हुकूमत उन्हें सोच सकती है, लेकिन उस पर अपोजिशन रजामंद नहीं होगी। और जाहिर है कि अगर धौंस ज़बरदस्ती धांधली से करने की कोशिश की गई, जैसे आपको याद होगा कि किसी ज़माने में जब इलेक्शन होने थे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, तो 2 साल पहले इनफैक्ट जब ये बना था इंटरम सेटअप, तो उसमें मोहसिन नकवी साहब को लगाया गया। अब सबको पता था कि मोहसिन नकवी जो हैं वो पीटीआई के शदीद मुखालिफ हैं, वो हुकूमत के हामी हैं, और उनका मुफाद ही इस बात से जुड़ा है कि अगर वो इलेक्शन में धांधली करा के नून लीग को जितवाएंगे तो वो वज़ीर दाखिला लगेंगे। यानी आप सोचें ना कि ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि किसी शख्स को गैर जानिबदार ना रहने का जो है वो पहले से इस्तिला बता दिया जाए, यानी उन्हें पता हो कि अगर मैं जानिबदार हूँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं, गैर जानिबदार हूँगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, अगर मैं जानिबदारी करके एक जमात को जितवाऊँगा तो मेरा सियासी मुस्तकबिल आगे चलेगा। तो आपके ख्याल में क्या वो फिर पीटीआई को जितवा सकता था, या पीटीआई के जीत के लिए जो है वो उसको जीतने दे सकता था, या वो गैर जानिबदार रह सकता था? मुमकिन ही नहीं था। तो पहले से एक ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी गई और पीटीआई उसके हक में नहीं थी, लेकिन बहरहाल फिर भी समहाउ मैनेज करके उनको चीफ मिनिस्टर लगवाया गया, और फिर उस चीफ मिनिस्टर ने जो कुछ पीटीआई को क्रश करने के लिए किया उसका सिला उसने हासिल करना था, और वो उसको वज़ीर दाखिला बन गए। और अब शायद उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए भी सोचा जा रहा है, कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़ाती तौर पर काजी फ़ाइज़ के इम्कानात कम नज़र आते हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल होने की वजह से, और लेकिन ज़ोर अपना वो बहरहाल पूरा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इतवार को लंदन में एक जलसा होने जा रहा है, एक 5 स्टार होटल में, एक बड़े 5 स्टार होटल में एक जलसा होने जा रहा है, और उस जलसे में इसहाक़ डार साहब खिताब करने के लिए जाएंगे मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो बड़ा जलसा है, 500-700-800 लोग जो हैं उस 5 स्टार होटल में जमा होंगे। तो वहाँ पर नून लीग अपनी बड़ी एक्टिविटी करने जा रही है। मगर अब सवाल पैदा ये होता है कि इस वक्त नून लीग को लंदन में ये एक्टिविटी क्यों करना पड़ी है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जाने की तो नहीं सोच रहे हैं? क्या वहाँ जाकर फिर से कोई मुज़ामती सियासत शुरू तो नहीं करना चाहते हैं? आखिर क्यों लंदन में एक बड़ी एक्टिविटी जो है वो एक बड़ी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी PMLN करना चाहती है, और इसहाक़ डार मुमकिन तौर पर उससे ख़िताब करने के लिए जा रहे हैं? परसों संडे को है ये, संडे को ये जलसा होने जा रहा है। तो नून लीग एक जलसा लंदन में करने जा रही है। जब मैं अभी ज़रा चेक करूँगा इसको मज़ीद कि इसका मकसद क्या है, और इससे क्या, और ये इसकी बुनियादी तौर पर ये क्यों मुनक़िद किया जा रहा है, और मियां नवाज शरीफ साहब आइंदा दिनों में क्या सोच रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।